स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का एपेक्स बैंक है, यानी कि सर्वोच्च बैंक है, और जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। It is the bank which creates financial stability through its monetary policy by increase or decrease the supply of money. And it is also charged to maintain the internal as well as external value of money and regulate the credit system. And it is the apex bank and the bankers bank which supervise commercial banks, financial institutions and non-banking financial institutions to control the credit system and maintain the balance in economy. So what is the preamble of Reserve Bank of India? The preamble of Reserve Bank of India describes the basic functions of the Reserve Bank as to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the current country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasing complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. So, what is the historical background of this RBI, how it was established? So, it was set up on the recommendation of Hilton Young Commission. यानी कि जब इसे सेटअप किया गया था तो एक हिल्टन यंग कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसकी रिकमेंडेशंस पर इस बैंक को 1935 में स्टार्ट किया गया विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ एंड इट वाज इनिशियली लोकेटेड इन कोलकाता। तो सबसे पहले जो इसका ऑफिस बनाया गया कोलकाता में बनाया गया 1935 में, बट बाद में उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। तो इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है और जब इसे बनाया गया तो तब ये है एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी था। बट 1949 जबकि आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया और इसको फुली ओन्ड कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसके सारे जो अधिकार थे यानी कि शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने खरीद लिए और इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। तो अब जो है इसे ये जो किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंडर आता है ये बैंक। इसको जो ओन किया गया वो गवर्नमेंट, ये फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। एंड इट्स फर्स्ट गवर्नर वाज सर ऑसबर्न ए स्मिथ। तो इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबर्न ए स्मिथ और बाद में जो इनके इंडियन गवर्नर बने जो 1938 में बने सर चिंतामन डी देशमुख, जो इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। तो ये है कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आरबीआई का। और अब बात करेंगे आरबीआई के रीजनल सेंटर्स की। आरबीआई के जो रीजनल सेंटर्स हैं वो मोस्टली जो है स्टेट कैपिटल्स में है विद फ्यू सम एक्सेप्शंस, जैसे कि इसके ऑफिसेज हैं तिरुवनंतपुरम में, पटना में, नागपुर, लखनऊ, मुंबई, कोची, कोलकाता, जम्मू, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर एंड बेंगलोर में। और इसके जो 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशंस भी हैं, जो 4 सेंटर्स हैं इसके जो रीजनल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं वो है न्यू दिल्ली का जो इसका सेंटर है वो नॉर्थ रीजन को रिप्रेजेंट करता है, मुंबई रिप्रेजेंट करता है वेस्ट रीजन को, कोलकाता रिप्रेजेंट करता है ईस्ट रीजन को एंड चेन्नई रिप्रेजेंट करता है साउथ रीजन को। और इसके कुछ सब ऑफिसेज जो आरबीआई के हैं वो हैं अगरतला में, आइजॉल में, शिलोंग में, देहरादून में, गैंगटॉक, इम्फाल, पणजी, श्रीनगर, रायपुर, शिमला एंड रांची में। तो इस तरह से इसके जो है सेंटर्स भी हैं और सब ऑफिसेज को भी आगे इसमें डिवाइड किया गया है। और अब बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आ रहे हैं गवर्नर, देन डिप्टी गवर्नर्स, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, देन प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स, general managers, then deputy general manager, then assistant general manager, then managers, then assistant managers and then supporting staff। तो जो इसके प्रेजेंट जो मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो सबसे ऊपर है वो है गवर्नर, जो है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। और उनके अंडर काम कर रहे हैं 4 डिप्टी गवर्नर्स वर्क कर रहे हैं और 2
फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स उनके अंडर आ जाते हैं, जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी से हैं, और फाइनेंस जो हैं सर्विसेज सेक्रेटरी हैं, और उनके अंडर हैं 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली से वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के 21 जो हैं बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं आरबीआई के लिए और गवर्नमेंट के लिए। और अब बात करेंगे इनके डिपार्टमेंट्स की। आरबीआई के अप्रॉक्सीमेट 34 डिपार्टमेंट्स में आरबीआई का जो फंक्शनिंग हो रही है, जिसमें से कुछ का नाम मैंने यहाँ लिखा भी है, तो वो बता देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, लीगल डिपार्टमेंट एट्सेट्रा एंड मैनी मोर। ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको बेसिकली जो 5 फंक्शनल एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च जो एरिया है, सेकंड है रेगुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट एरिया, थर्ड है सुपरविजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एरिया, फोर्थ है फाइनेंशियल मार्केट्स एरिया, देन फिफ्थ है ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अलग अलग फंक्शनल एरियाज़ के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च के अंडर जो वर्क कर रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से मिलाकर अप्रॉक्सीमेट 34 जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसके जो आरबीआई के लिए वर्क कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट यानी कि फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट आती हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अंडर कुछ सब्सिडरीज भी वर्क कर रही हैं जो कि आरबीआई द्वारा फुली ओन्ड है या पार्शली ओन्ड है, जिसमें सबसे पहले है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसको फरवरी 1995 में आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था और ये इसकी एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है जिसका कॉरपोरेट ऑफिस बैंगलोर में है। इसके बाद आता है नेशनल हाउसिंग बैंक, तो ये भी होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, जो कि जुलाई 9, 1988 में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट जो सब्सिडरी है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसको जो है 2 कंपनीज को मर्ज करके बनाया गया था, जिसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था जुलाई 15, 1978 में, और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 के अंडर इसे एस्टैब्लिश कर दिया गया है। देन आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड जो कि आरबीआई का एक मेजर स्टेक होल्डर है और स्टेक कंपनी है और जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। आरबीआई के क्या काम है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके फंक्शंस को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं: ट्रेडिशनल फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। ट्रेडिशनल फंक्शंस में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है इशू ऑफ पेपर करेंसी। पेपर करेंसी यानी कि नोट की छपाई करना। तो पेपर करेंसी का जो छापने का काम है, नोट जारी करने का काम है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है और ये काम करता है। ये जो नोट इशू किए जाते हैं इसके, वो नोट इशू डिपार्टमेंट से किए जाते हैं। केवल 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है और 10,000 तक के नोटों को छाप सकता है विद द एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। और इसके लिए नोट को छापने के लिए उसे एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाना पड़ता है, जिसमें 1957 से जो आरबीआई है अपने पास जो 200 करोड़ का जो है रिजर्व मेंटेन करके रखता ही है, जिसमें से कम 115 करोड़ के गोल्ड होता है और बाकी 85 करोड़ का उसे फॉरेन सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखना पड़ता है कि ये मिनिमम रिजर्व उसे मेंटेन कर चलना पड़ता है। और उसके बदले में वो
अपने हिसाब से कितनी भी मुद्रा छाप सकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आरबीआई का नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है क्रेडिट को रेगुलेट करना, यानी कि रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को नियंत्रण करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो कमर्शियल बैंक्स जो जितना भी क्रेडिट क्रिएट करते हैं उनको कंट्रोल करने का, उसे रेगुलेट करने का भी काम करता है, और उसके लिए वो कई तरह के मेथड्स अपनाता है ताकि वो इस क्रेडिट को कंट्रोल कर सके, चाहे वो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं चाहे वो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। तो किसी भी तरह से उन्हें अपनाकर वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जिसमें से कुछ मेथड्स मैं आपके सामने बता रही हूँ। जैसे बाय चेंजिंग द बैंक रेट, वो अपनी बैंक रेट को चेंज कर देता है यदि उसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है या उसे एक्सपैंड करना है। तो बैंक रेट को बढ़ाने या घटाने से वो मनी की सप्लाई पर भी कंट्रोल कर सकता है। यदि वो बैंक रेट को इंक्रीज़ करता है तो लोन रेट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और उसके कारण से लोन महंगा हो जाएगा और लोग कम लोन लेंगे और मार्केट में सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है मनी की। और यदि मनी की मार्केट में सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो इस रेट को कम करना पड़ेगा। इसी तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन से, यानी कि वो सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, ट्रेजरी बिल्स या कोई भी सिक्योरिटीज़ हैं बैंक से रिलेटेड, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स की रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज लाता है, यानी कि CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की परसेंटेज यानी कि रेट्स में चेंज करके भी मनी को, क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करके मनी की सप्लाई को मार्केट में कम कर देता है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्रेडिट को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये उन बैंक्स पर, यानी कि बाकी कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल भी करता है, उसे गाइडेंस भी देता है और उसके लिए लैंडिंग भी करता है। ये उसी तरह का बैंक है जिस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, तो यह है कमर्शियल बैंक्स को अपनी फैसिलिटीज़ को देता है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करके, उन्हें लाइसेंस इशू करके, उनकी ब्रांचेस को रेगुलेट करके, उनके प्लान्स को एग्जामिन करता है, और यदि मर्जिंग करना है बैंक्स का तो उन्हें सैंक्शन भी देता है। तो इस प्रकार से जो RBI है वो बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, उन्हें समय समय पर गाइडेंस देता है, एडवाइस देता है, सुजेशंस देता है, और यदि कमर्शियल बैंक्स को लोन की आवश्यकता भी होती है तो उन्हें लैंडिंग करने का, यानी कि उधार देने का काम भी करता है। RBI को बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी कि ये भारत सरकार का बैंक है, और भारत सरकार का बैंक के कहने के कारण ये भारत सरकार और जो राज्य की सरकारें हैं उनके लिए बैंक है, उनके लिए एजेंट का भी काम करता है, उनके सलाहकार के रूप में भी काम करता है, और उनके लिए सभी तरह के बैंकिंग कामों को भी करता है, और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। तो यह सरकार को सार्वजनिक ऋण का प्रबंध भी करता है। तो इट कीप्स द कैश बैलेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक पेमेंट्स आउट ऑफ दिस फॉर गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बैलेंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अपने डिपॉजिट्स इस बैंक के पास रखती हैं, और ये गवर्नमेंट के लिए उस अमाउंट में से पेमेंट भी करने का काम करता है, उनके लिए पब्लिक लोन्स अरेंज करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने और ख़रीदने का काम करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उन्हें सेल करने का भी काम करता है उनके एजेंट की फॉर्म में, और गवर्नमेंट को लोन्स भी देता है, और जो कि लोन जो है मैक्सिमम 90 डेज के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ हैं उनको भी अप्लाई करने का काम करता है, और गवर्नमेंट के लिए पब्लिक डेट्स को भी मैनेज करता है। तो इस प्रकार से ये जो बैंक है ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट के लिए बैंक है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा बैंक है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का ये संरक्षक भी है, और इसके लिए वो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी कोशिश करता है, और इसके साथ साथ जो रेगुलेट करता है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी,
और इसके साथ साथ क्या ताकि रेगुलेशन बना रहे, स्टेबिलिटी आए एक्सचेंज रेट में, तो इसके लिए वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट भी करता है टू इन्फ्लुएंस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। और भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो विदेशी मुद्राओं को खरीदता भी है और बेचता भी है, और देश की विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित भी रखता है, यानी कि जितना रिजर्व है उसकी सुरक्षा भी करता है, उसे अपने पास सेफ रखता है। और जब भी फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे विदेशी मुद्रा बाजार में बेच देता है। मान लीजिए जब भी कमी होती है तो और यदि जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब इसकी कमी आती है तो आरबीआई इसको, इस विदेशी मुद्रा को यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में बेचना शुरू कर देता है ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। और यदि उसकी अधिकता हो जाती है यानी कि उसकी सप्लाई बढ़ जाती है तो आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा को खरीदता भी है। तो इस प्रकार से इसका जो है फॉरेन एक्सचेंज पर रेगुलेशन बना रहता है और उसकी सप्लाई और डिमांड में ये बैलेंस बनाकर रखता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ और काम भी हैं। वो क्या कार्य हैं? गिव्स लोन्स टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को लोन भी देता है। और इसके साथ साथ जो डैमेज नोट्स हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं नोट, उसे मार्केट से निकाल भी लेता है, इकोनॉमी से निकाल कर उसे डैमेज करके उसकी जगह नए को इशू करता है। और जो फेक करेंसी है उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है बाय स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी फीचर्स, तो ताकि हमारी जो हमारी करेंसी है वो स्ट्रांग रहे और फेक करेंसी मार्केट में ना आ पाए। इसके अलावा डाटा को भी पब्लिश करता है, जैसे कि करेंसी का सर्कुलेशन कितना हो रहा है मार्केट में, कितना क्रेडिट है मार्केट में, फाइनेंस कितना है, एग्रीकल्चर आउटपुट कितना है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है, बैंकिंग डाटा जितना भी है उसका सब डाटा ये है पब्लिश करता है। और बैंक्स को जो ट्रेनिंग करने का भी काम करता है थ्रू द बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, चेन्नई में एक है कॉलेज है जिसमें बैंकर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इसके साथ साथ इसने कुछ सुविधाएं भी दी हैं जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र स्कीम्स भी आरबीआई ने देनी शुरू कर दी हैं। और रिजर्व बैंक जो है फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर भी ध्यान दे रहा है। इसके लिए कॉलेजेस और स्कूल्स और रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ सभी में फाइनेंशियल एजुकेशन को देने और उन पर बढ़ावा देने का भी रिजर्व बैंक का उद्देश्य है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को भी प्रमोट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है बैंक्स को समझे और उससे जुड़े। और इसके साथ साथ इसका जो कस्टमर्स का रिड्रेसल डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि जो उसकी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे वो सॉल्व कर सके। तो इस प्रकार इसके अलावा आरबीआई के कुछ जनरल बैंकिंग फंक्शंस भी हैं। वो क्या है? पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहले भी मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या पोर्ट ट्रस्ट है, उन सब के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने का भी काम करता है, पर इसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा नहीं दिया जाता है। इस बैंक के पास रिजर्व जो गवर्नमेंट है वो अपने डिपॉजिट्स को रख सकती है। सेकेंड जो इसका जनरल फंक्शंस है वो डीलिंग इन बिल्स। आरबीआई जो है बिल्स में भी डील करता है, उसे खरीदता है, बेचता है, रीडिस्काउंटिंग का काम करता है, चाहे वो बिल्स हैं या प्रोमिसरी नोट्स हैं या हुंडाइज हैं, तो इन सब को में भी डीलिंग करता है। लेकिन उसके लिए उसका समय अवधि 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। थर्ड फंक्शन है लैंडिंग ऑफ मनी टू गवर्नमेंट। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देने का भी काम करता है, पर ये लोन मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही दिए जाते हैं। और इनको जब लोन दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट आरबीआई उनसे सिक्योरिटी लेता है, क्रेडिट नोट्स ऑफ द बैंक्स की फॉर्म में या फिर गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में सिक्योरिटी को लिया जाता है। देन डील्स इन फॉरेन सिक्योरिटीज़। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी डील करता है, उन्हें खरीदता और बेचता है, जो कि हाई रेटेड फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं और जो कि एनकैश हो जाएंगी विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज।
देन इट डील्स इन कॉस्टली मेटल्स। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल और परचेज भी करता है गोल्ड की, सिल्वर की, एज वेल एज कॉइन्स जो इस मेटल के बने होते हैं, इन मेटल्स के जो सिल्वर और गोल्ड में होते हैं, तो उनमें भी डील करता है। एंड इट ऑल्सो डील्स विद द बैंक्स ऑफ अदर कंट्री। तो ये क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF का यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मेंबर है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स के साथ भी डील करता है, उनके बैंक्स के साथ भी डील करता है, और अपने अकाउंट्स भी इन बैंक्स में ओपन करवाता है, और IMF की डीलिंग्स के लिए भी वो एज एजेंट वर्क करता है, बिकॉज RBI इज़ द मेंबर ऑफ IMF। इसके अलावा रिजर्व बैंक के कुछ डेवलपमेंट फंक्शंस भी हैं। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। तो एग्रीकल्चर जो एरिया है, सेक्टर है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी RBI ने स्टेप्स लिए हैं। डायरेक्टली RBI एग्रीकल्चर के लिए किसी भी तरह का लोन नहीं देता है, लेकिन उसके लिए RBI ने डिफरेंट कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया समय समय पर। 1966 में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर फ्री फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स को भी इस्टेब्लिश किया गया, और 1982 में नाबार्ड और ARDC को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ARDC को भी हैंडेड ओवर कर दिया गया टू नाबार्ड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा तत्पर रहता है, और उसके लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें से है IFCI, ICICI, IDBI। तो कुछ जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं, और कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए देती हैं, कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए देती है, जिसमें से SIDBI जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बनाया गया है बैंक। और ICICI, IDBI, IFCI कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों तरह के असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, और इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी देती हैं, अंडरराइटिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं, और लोन्स के लिए गारंटी देने का और उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करने का काम भी ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। देन है फॉरेन ट्रेड की डेवलपमेंट के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समय समय पर काम किया है, और उसे प्रमोट कर रहा है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की। तो इसके लिए 1982 में एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को हेल्प कर रहा है और उन्हें फाइनेंस और रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ दे रहा है। So this bank provide refinance facility to other commercial banks against their lending to export and import। यदि कमर्शियल बैंक्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए उन्हें लोन देते हैं, तो ये बैंक जो एक्जिम बैंक है उन्हें रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी देता है। और जो एक्जिम बैंक को रीफाइनेंस की फैसिलिटी मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कंट्रोल कर रहा है एक्जिम बैंक के ऊपर, और एक्जिम बैंक जो हेल्प कर रहा है कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, उन्हें हेल्प भी कर रहा है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर बढ़ावा मिले, और फॉरेन बिजनेस हमारा बढ़े, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। देन बिल मार्केट की डेवलपमेंट के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी वर्क किया है। तो इस मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1952 में जो फर्स्ट बिल मार्केट स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसके अकॉर्डिंगली वर्क किया गया था, और 1958 में एक्सपोर्ट्स बिल को भी इस स्कीम में इंक्लूड किया गया। 1970 में एक और नई बिल मार्केट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया RBI ने, और जिसमें RBI ने रीडिस्काउंटिंग प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाइड कर दिया, और इसके साथ साथ डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस को भी वेरियस प्लेसेस पर इस्टेब्लिश किया। लेकिन अभी भी ये मार्केट पूरी तरह से इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई है। रेगुलेटरी फंक्शंस में जो आता है कि क्या क्या किया है रेगुलेटरी फंक्शंस के अंडर कवरेज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो रेगुलेशन के अंडर जो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया, 1966 में कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल में लेकर आगे आया गया, 1969 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया 14 बैंक्स का, और इससे पहले नेशनलाइज नहीं थे बैंक्स। 1975 में जो रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया,
1980s में आने पर दोबारा से 6 और बैंक्स को क्या कर दिया गया है, नेशनलाइज कर दिया गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए 1982 में नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। 1993 में प्राइवेट बैंक्सों और ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया गया कि और ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स जो है एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। और 2014 में पेमेंट बैंक्स को लाया गया जो इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग के बेस पर वर्क कर रहे हैं, और आज की डेट में जो है बैंकिंग फंक्शंस को ऑनलाइन करना आसान हो गया है। और 1918 और उसके बाद जो है बैंक्स का मर्जर हो रहा है ताकि उसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सके। क्रेडिट रेगुलेशन के अंडर जो है इसमें दो तरह से वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मॉनेटरी पॉलिसी में। ये भी वर्क है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को रेगुलेट करना चाह रही है, और उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश किया गया जिसके अंदर दो तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, जिसमें कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है और क्वालिटेटिव कंट्रोल है, और डिफरेंट मेजर्स को इस्तेमाल करके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है, चाहे वो बैंक रेट को चेंज करके है, चाहे वो रिजर्व्स की रेशियो को चेंज करके है, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू है, या क्रेडिट राशनिंग के थ्रू है, या फिर किसी तरह का मोरल इफेक्ट डालकर है, या मार्जिन मनी में डिफरेंस लाकर है। तो इस प्रकार से क्रेडिट को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि मनी की सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जा सके, या तो उसे बढ़ाया जाए या उसे घटाया जाए। तो जब मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, तो ज़रूरी हो जाता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से जो क्रेडिट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो डिफरेंट ये जो मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो सभी मेजर्स इस्तेमाल करता है जिससे कि इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, इकोनॉमी में कंट्रोल लाया जा सके, और इकोनॉमी की नीड के अकॉर्डिंगली जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके, या तो उसे बढ़ाया जाए या उसे घटाया जाए। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डिफरेंट स्टेप्स से ये सब कंट्रोल करने का, इकोनॉमी को और देश को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है।